दोस्तों नमस्कार। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में बीटेक एडमिशन के लिए सेकेंड राउंड काउंसलिंग नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग होने के बाद काफ़ी सारा सीट वैकेंट रह गया था, तो इसी को फुलफिल करने के लिए सेकेंड राउंड के लिए एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, किस प्रकार से काउंसलिंग होगा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट काउंसलिंग में लेकर आना है। मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में काफ़ी सारे बच्चों का नाम दिया गया है, तो क्या सभी बच्चों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, कितने सीट पे एडमिशन होगा, कितना सीट अभी खाली है, तो ये सारी चीज़ के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का ही छात्र हूँ, तो आपको जो भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको इस चैनल पर अपडेट दे दूंगा। तो आइए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कितना सीट खाली है अभी बीटेक में। तो फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग होने के बाद बीटेक में सीट जो खाली है वो है 23। मात्र 10 बच्चों का एडमिशन हुआ था। टोटल सीट बीटेक में आपका 33 है, तो 10 बच्चों का एडमिशन हुआ था और अभी 23 सीट खाली है। तो आइए अब हम नोटिफिकेशन को देख लेते हैं जो जारी किया गया है बीटेक का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बीटेक का ये नोटिफिकेशन सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए जारी किया गया है। इसमें एक चीज क्लियरली मेंशन किया गया है, इस चीज को आपको ध्यान देना है कि जो भी बच्चे का नाम फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में था, काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जो फर्स्ट राउंड के लिए रिलीज किया गया था, उसमें जो भी बच्चों का नाम दिया गया था वो सभी बच्चों का नाम अब कैंसिल कर दिया गया है। जो बच्चे अब्सेंट थे अब वो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसमें नए बच्चों का नाम दिया गया है, तो इस चीज को समझना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काउंसलिंग का डेट क्या है, तो 23 नवंबर को आपको काउंसलिंग होगा। आपका ये काउंसलिंग का जो वेन्यू है वो चाणक्य परिसर जिला स्कूल वाला कैंपस है। 10 से 12 के बीच में आपको आकर रिपोर्ट कर देना है। इसी के बीच में आपका यहाँ पे अटेंडेंस बनता है, और जितने बच्चे इसके बीच के दौरान आते हैं, 10 से 12 के बीच में आएंगे और जिनका अटेंडेंस बनेगा, उन्हीं बच्चों के बीच में से मेरिट वाइज बच्चों का नाम सेलेक्ट किया जाएगा। जो बच्चे का मेरिट लिस्ट या वेटिंग लिस्ट में नाम दिया गया है, अगर वो बच्चे इस टाइम पे नहीं आते हैं, अटेंडेंस उनका नहीं बन पाता है, तो बच्चों का नंबर कितना भी ज़्यादा है लेकिन उन बच्चों का एडमिशन नहीं होता है। तो इस टाइम पे आपको आके रिपोर्ट करना है, अपना अटेंडेंस मार्क करवा लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा बच्चों का नाम दिया गया है मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में। अनरिजर्व कैटेगरी का अलग है, ईडब्ल्यूएस का अलग है, और सभी कैटेगरी में वैसे ही ओबीसी, एससी, एसटी सभी का वेटिंग लिस्ट और मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। काफ़ी सारे बच्चों का इसमें नाम दिया गया है, तो बहुत सारे बच्चों का एक डाउट होगा कि इतना सारा बच्चों का है तो मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, मेरा नाम नीचे है तो मेरा कैसे होगा। तो आप एक चीज़ को समझ लीजिए कि अभी एडमिशन जो है काफ़ी लेट हो चुका है। तो जिन बच्चों का नंबर ज़्यादा है वो बच्चे किसी दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए हैं, तो काफ़ी सारे बच्चे जो है काउंसलिंग में अब्सेंट थे। फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग नोटिफिकेशन में भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे बच्चों का नाम था, लेकिन मात्र 10 बच्चे ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए। तो जो बच्चे का नंबर ज़्यादा है वो बच्चे कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुके हैं, तो सीट काफ़ी ज़्यादा इसी के चलते खाली रह गया है। तो जो भी बच्चे का नाम इसमें दिया हुआ है वो बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करे। हो सकता है कि जिस बच्चे का ऊपर नाम हो मेरिट लिस्ट या वेटिंग लिस्ट में, वो बच्चे का एडमिशन कहीं और हो गया होगा, नंबर उनका ज़्यादा है, तो बच्चे अब्सेंट रहेंगे। इसमें काफ़ी सारे बच्चे अब्सेंट रहने वाले हैं, तो जिसका भी नाम है जो अभी एडमिशन कहीं नहीं लिए हैं वो बच्चे जरूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, एडमिशन होने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। अब हम बात कर लेते हैं आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पे लिस्ट दिया गया है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपका प्रिंट आउट लेकर आना है सीवीटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म, एनटीए का स्कोर कार्ड, और जो आपने एमडीसीबी का फॉर्म फिल किया था इसका, इस तीनों का प्रिंट आउट लेकर आना है। इसके अलावा क्लास 10 और क्लास 12 का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लेकर आना है। बहुत सारा बोर्ड जो होता है वो पासिंग सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करता है, तो जिस भी बोर्ड में पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलता है उस बोर्ड के बच्चे सिर्फ 10 और 12 का मार्कशीट लेकर आएंगे। इसके अलावा जो बच्चे रिजर्वेशन कैटेगरी में अप्लाई किए हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, तो बच्चे उस रिजर्वेशन कैटेगरी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर आएंगे। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, सीएलसी, इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका प्रीवियस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा दिया गया है, उस सब चीज़ को ओरिजिनल लेकर आना है। इसके अलावा आपका एंटी रैगिंग एफिडेविट जो होता है, ये 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे बनाया जाता है कोर्ट से, ये पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों का चाहिए, इस चीज़ को भी लेकर आना है। इसके अलावा अगर आपका 3 साल से ज़्यादा किसी भी एजुकेशन पीरियड में गैप है, यानी कि 10 और 12 में 3 साल का गैप है, या फिर 12 और ग्रेजुएशन में 3 साल का या इससे ज़्यादा का गैप है, तो उसके लिए भी आपको एक एफिडेविट लेकर आना है। इसके अलावा ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट चाहिए अगर आपके लिए एप्लीकेबल है ये तो। इसके अलावा आपका आधार कार्ड का चाहिए सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड क्या होता है कि आधार कार्ड का फोटोकॉपी करवा के नीचे आपको साइन करना रहता है, ये आपका एड्रेस प्रूफ के लिए है। बैंक डिटेल्स चाहिए आपका, यानी कि आपको पासबुक का फोटोकॉपी चाहिए, अंडरटेकिंग चाहिए, और इसके अलावा कोई अगर डॉक्यूमेंट होगा तो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। अब इसमें बहुत सारा बच्चों का डाउट होता है कि इसमें कौन कौन सा सर्टिफिकेट जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चीज़ को इसमें समझ लीजिए। मान लीजिए किसी बच्चे के पास एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट नहीं है, तो इससे कोई उन लोगों का ज़्यादा इशू नहीं होने वाला है। एंटी रैगिंग के लिए आपको 10 दिन 15 दिन का टाइम दे दिया जाता है, उसके बीच में लाकर बच्चों को जमा करना होता है। इसमें मेन है कि आपके पास 10-12 का मार्कशीट होना चाहिए। इसके अलावा आपका सीएलसी, माइग्रेशन,
या फिर मतलब जो भी ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, इस चीज़ का पॉसिबल हो तो आप वहाँ से लेकर आ सकते हैं। अगर इसके पास मतलब आपके पास ये नहीं है तो भी आपका एडमिशन हो जाता है, ऐसा नहीं है कि एडमिशन नहीं होता है, लेकिन इस चीज़ को लाइएगा तो आपको कोई ज़्यादा इशू देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना कैटेगरी सर्टिफिकेट का आपका एडमिशन नहीं होगा। जनरल कैटेगरी है तो उसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता है। इसके अलावा अगर आप SC ST OBC PWD या फिर EWS तो इसका सर्टिफिकेट चाहिए। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपका एडमिशन होने का चांस काफ़ी कम होता है, आप जनरल कैटेगरी में फिर आप ट्रीट किए जाएंगे, तो आपका नंबर मतलब कम होगा तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसके अलावा से आपका यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया गया है कि जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो लास्ट 6 मंथ का होना चाहिए, ज़्यादा पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, यानी कि पिछले 6 महीना के अंदर इशू हुआ होगा तो उस चीज़ को आपको लेकर आना है। इसके अलावा आपका 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर आना है। 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको कैसे भी करके लेके आना है, नहीं तो यहाँ पे आपको जहाँ पर भी काउंसलिंग होता है वहाँ पे आपको ज़्यादा इसको चलते दिक्कत मिल जाता है। इसके अलावा नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट है इसका फॉर्मेट नीचे में दिया गया है, इसी फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है। सभी चीज़ का यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है, EWS हो, OBC हो, SC ST हो। इसके अलावा यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं एफिडेविट दिया गया है। एफिडेविट में बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि मुझे रोल नंबर नहीं मिला है तो मैं रोल नंबर कहाँ से दूँ। तो इसके लिए आपको जो भी आपने MGCUB का फॉर्म फिल किया है उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आपको वो नहीं डालना है तो सिर्फ आप इसमें नाम ही लिख सकते हैं, उससे भी कोई ज़्यादा इशू नहीं होने वाला है। बस आपको यहाँ पे नाम और यहाँ पे अपना फादर्स नेम लिखना है और उसके बाद से यहाँ पे नीचे में डेट लिखकर साइन इन करवा लेना है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। ये भी बच्चों का काफ़ी कमेंट देखने को मिल रहा था कि मुझे रोल नंबर नहीं मिला है तो मैं कैसे यहाँ पे डालूंगा, तो ये था। इसके अलावा से आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट चाहिए तो यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन के टाइम बता दिया जाएगा। अब इसके अलावा अब एक चीज़ और है कि फ़ी कितना लगेगा, तो आपको जो भी काउंसलिंग है इसमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि 30,218 रुपये आपको देना है काउंसलिंग के टाइम पे। यहाँ पे देख सकते हैं कि 33 सीट पे आपका एडमिशन होने वाला है, जिसमें 23 सीट जो है खाली है, 10 ही एडमिशन हुआ है। इसके अलावा 30,218 रुपये आपको लेकर आना है। चलान के थ्रू ये पेमेंट होता है। चलान के थ्रू पेमेंट कैसे होता है, तो आपको यूनिवर्सिटी एक चलान देता है, उस चलान को अपना डिटेल्स फुलफिल करके सेंट्रल बैंक में जमा करना रहता है। यूनिवर्सिटी के बगल में ही सेंट्रल बैंक है तो उसमें जाके आपको फी पेमेंट करना रहता है। उसके बाद आपको एक रिसीविंग मिलता है, रिसीविंग लाकर यूनिवर्सिटी में जमा करते हैं, तब जाके आपका एडमिशन कन्फर्म होता है। अगर वो बच्चा कोई स्लिप लाकर नहीं जमा करता है तो उस बच्चे का एडमिशन कन्फर्म नहीं होता है। तो स्लिप जमा करना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये काम आपको उसी दिन करना रहता है जिस दिन आपको एडमिशन काउंसलिंग जिस दिन होता है। अगर आपका एडमिशन सब चीज़ हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद से आपको स्लिप दिया जाता है, आप इससे चलान के थ्रू जाकर पेमेंट कीजिए और स्लिप लाकर जमा कीजिए यूनिवर्सिटी में। तो ये था आपका बीटेक में एडमिशन से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।